गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भारत की खोज पाठ 2 तलाश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने तलाश में भारत के अतीत की झांकी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और ये जानने का प्रयास किया था कि नेहरू जी ने भारत के इतिहास को जानने के लिए भारत के अतीत की झांकी को उन्होंने सबसे पहले ये जाना कि उसकी अतीत में क्या है। ये जानने के लिए वो अपने अतीत में गए कि हमें इससे पहले भारत की क्या विशेष तत्व है आखिर उसको जानने के लिए मुझे उसके अतीत में जाना होगा। तो अभी इसका प्रथम भाग हम लोगों ने पढ़ा, अब इसका शेष अंश हम आगे पढ़ रहे हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। नेहरू जी उसको जानने के लिए उस जगह पर गए जहां हमारी सभ्यता का प्रारंभ हुआ था, यानी हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, जहां उसके एक कुछ अवशेष पड़े हुए थे। उस टीले पर वो खड़े हो गए। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी। उन्होंने वहां पर क्या देखा कि चारों तरफ टूटी फूटी घर बने हैं, घर जो है वो बिखरे हुए हैं, गलियां बिखरी हैं, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता। उस सभ्यता के बारे में ये बताया जाता है कि ये उस समय, जिस समय ये पुस्तक लिखी गई थी, उस समय ये 5-6 हजार वर्ष पुरानी की सभ्यता बताई गई थी। वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। उस सभ्यता को देख करके, उन अवशेषों को देख करके ऐसा लगता था कि ये बहुत ही विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय इतिहास का आधार भी है। इसका ठेठ भारतीयपन क्या है कि जो हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता क्या है कि हम लोग बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से हर एक समुचित व्यवस्थित रूप से कार्य को करते हैं। तो उस समय की जो हमारी सभ्यता थी वो सब कुछ, उनका घर, उनका रहन सहन, उनके घर की बनावट, स्नानागार, नालियाँ, ये सारी चीज़ें इतनी व्यवस्थित, समुचित, उचित प्रबंध के साथ थी। वहाँ कूड़ा फेंकने का व्यवस्था, नालियों के पानी बहने की व्यवस्था, और ये सारी इससे ये पता चलता है कि आज हमारा जो आधुनिक भारत उसी सभ्यता का आधार है, क्योंकि आज भी हम सभी कार्य बहुत ही समुचित और व्यवस्थित ढंग से ही करना पसंद करते हैं। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी अधिक समय तक कैसे बनी रह सकती है। इतने विदेशी आए फिर भी ये सभ्यता इतने बरस तक ऐसी बनी रही, तो जरूर इस सभ्यता की कोई विशेष बात रही होगी, और वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहा। कहने का तात्पर्य कि विदेशी आए, बहुत कुछ हुआ, फिर ये परिवर्तन भी होते रहे, लेकिन उसमें विकास भी होता रहा। उस जो सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो की सभ्यता है वो उस समय आधुनिक सभ्यता के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि वहाँ प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन वो लोग विकास करते थे। यहाँ तक कि वो लोग नाव बना करके सुदूर देशों में जा करके व्यापार भी किया करते थे। ऐसी उस समय की हमारी सभ्यता थी। तभी तो फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उनका बराबर निकट संपर्क था, क्योंकि वो लोग भी जो विदेशी थे वो भी भारत में आते थे। भारत की यहाँ के खान पान, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो भी उपजाऊ चीज़ें थी उनके जहाँ उन जगहों पर नहीं होता था, तो उसे यहाँ से आयात और निर्यात के साथ ले जाते थे और वहाँ की कुछ चीज़ें यहाँ ले आते। इसी प्रकार से भारत के लोग भी यहाँ से अपनी कुछ चीज़ें बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए विदेश जाते थे और यहाँ ले आते थे। यानी ऐसी ये सभ्यता बहुत समय तक विकसित रही। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुए, यानी ये ऐसी सभ्यता थी कि जो विदेशी थे इनसे प्रभावित हुए, तभी तो एक नहीं कई विदेशी यहाँ पर आए। फिर भी उनका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि उसे कोई भी हिला नहीं सका। जो हमारे भारतीयों की संस्कृति थी उसको वो छीण नष्ट नहीं कर पाए। फिर भी उसका सांस्कृतिक मजबूत, उसको हिला नहीं सके। आखिर इस मजबूती का रहस्य क्या था? उन्होंने अपने आप से ये प्रश्न किया कि आखिर इस मजबूती का रहस्य क्या था जिसे वो हिला तक नहीं सके। उसको जानने के लिए मैंने भारत का इतिहास
और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। अब मैंने ये जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्या था जो उसके संस्कृति और सभ्यता के रहस्य को इसकी मजबूती को विदेशी आक्रमणकारी या जो भी विदेश से यहाँ पर व्यापार करने आते थे वो इसको डिगा नहीं सके। तो इसके लिए उन्होंने उस समय के इतिहास के कुछ अंशों को जानना चाहा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। जब मैंने उस समय के इतिहास मैं इसके साहित्य के द्वारा जानना चाहा तो लगा कि सक्रिय मस्तिष्क की यानी उनके कार्य करने की जो क्षमता थी वो इतनी समृद्धशाली थी, उसी ने हमारे जीवन पे और उस समय के लोगों पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि वो इस संस्कृति को हिला नहीं सके। सक्रिय मतलब हर समय कार्य करने की क्षमता, आगे बढ़ने, हर एक नए आविष्कार करने की क्षमता उनके उस समय की स्थिति के अनुसार था। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे, अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। उन लोगों के अतीत को उसको भी जाना। चीन से लोग आए, पश्चिमी मध्य एशिया से आए और यहाँ आने के बाद भारत की तारीफ करके, उसकी संस्कृति को तारीफ करके यहाँ कुछ लेख के द्वारा बहुत समय तक रहते थे वो लोग। रहने के बाद यहाँ अपने साहित्य के द्वारा यहाँ बहुत कुछ लिख करके जाते थे। तो जो दास्तान छोड़ गए थे उसको उन्होंने जाना। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा कि इन जगहों पर भी भारत का साहित्य, उसकी उपलब्धियां, उसकी पहचान है। फिर उसके बाद मैं उस विशाल हिमालय पर घूमता रहा, जिसके पुराने हिमालय हमारा सबसे प्राचीन पर्वत रहा है। तो और उन दंत कथाओं के साथ निकट संबंधित, जब दंत कथाओं का मतलब होता है जो हम लोगों के द्वारा कहानियाँ और कथाएं सुनते हैं, उसे हम दंत कथा कहते हैं, और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझको उस ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। फिर मैं कश्मीर की तरफ गया जहाँ मेरा जन्म उनका हुआ, जो मतलब उनसे उनका नाता जुड़ा हुआ था। उस जगह ने उनको बहुत आकर्षित किया। वहाँ की सभ्यता, संस्कृति ने, वहाँ के पर्यावरण ने उसको बहुत ही आकर्षित है। इस महान पर्वत से निकलकर फिर वो भारत की मैदानी क्षेत्र में आए। बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझको आकर्षित किया, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी खासियत ये थी बेटा कि यहाँ बहुत सारी नदियाँ बहती थी और नदियाँ ही सभ्यताओं का विकास का कारण था, क्योंकि कोई भी सभ्यता नदियों के कारण, नदियों के पास ही विकसित होती, इसलिए कि सबसे पहले जीवन के लिए जल की आवश्यकता होती है और वो जल हमें उन नदियों के माध्यम से ही मिलेगा। तो इसलिए हमारी सभ्यता कोई भी जल के निकट यानी जहाँ नदियाँ होती थी वहीं सभ्यता का विकास होता था। तो जिसके आधार पर हमारे देश का नाम भी उन नदियों के आधार पर ही, तो इंडिया और हिंदुस्तान यानी इंड्स या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ माने इन जगहों को पार करते हुए हिंदुस्तान में लोग कबीले के रूप में काफिले और फौज लेकर के आते थे। उसमें है ब्रह्मपुत्र इतिहास, आकर के यहाँ पर रहते थे। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बर्बस मार्ग बनाती, यानी उन पहाड़ियों के दर्रों से जगह बनाती हुई, रास्ता बनाता हुआ प्रवेश करती हुई, भारत की प्रवेश करती हुई पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत रमणी धारा के रूप में जो नदियां थी वो इस तरह से अपना रास्ता बनाती हुई मैदानी क्षेत्र में आकर के बहती थी। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक के से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं भी एकत्र हैं। उस समय की नदियों के किनारे बसी हुई कहानियाँ, उस कथाएं
पौराणिक कथाएं भी उन नदियों के पास से खींची हुई हैं। इन सब से बढ़कर भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज्य किया, और सबसे बड़ी हमारे देश की गंगा नदी है, जिसने हम सभी लोगों को आकर्षित किया है, अपनी तरफ खींचा है, जिसने हमें जीवन दिया, हमारे इतिहास को आगे बढ़ाया है, जिसने इतिहास के आरंभ से भारत के हृदय पर राज किया है, लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है, और प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी को आज भी कहता रहा है, क्योंकि गंगा हमारी एक ऐसी अविस्मरणीय गाथा रही है जो उस समय से आज तक जो है बनी हुई है। उस गाथाओं के आधार पर हमारी सभ्यताएं विकसित हुई, कहानियाँ हुई। इन सारी चीज़ों को नेहरू जी ने जाना और उन्होंने ये समझने का प्रयास किया कि हमारी सभ्यता को कोई क्यों नहीं हिला सका, आखिर इसका विशेष तत्व यही था। तो बेटा, आज हम इस कथा को, इस भारत की खोज का अंश यहीं पर समाप्त करते हैं। शेष हम अगले अंश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।